सो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने सॉल्विंग स्टार्ट कर दी है और जिन लोगों ने नहीं की है उनको मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं 2 रेफरेंस बुक रेफ़र कर चुका हूँ। नंबर 1 अगर आपको थ्योरी पढ़नी है तो आप यूज़ कर सकते हैं एचसी वर्मा बुक, उसको सॉल्विंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फिर अगर आपको और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग करने हैं व्हिच इज़ नेसेसरी, सो आपको डीसी पांडे 2 वॉल्यूम वाला बुक होना चाहिए, जो जेईई मेन और एडवांस से रिलेटेड है, नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए नीट का। डीसी पांडे वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। उसके बाद अगर वो उतना सॉल्विंग हो जाता है और फिर भी टाइम बचता है और आपको और एक्स्ट्रा सॉल्विंग करनी है, देन यू कैन फॉलो सेनगेज आल्सो। वो नीट के लिए नहीं है, नीट के लिए रिक्वायर्ड बिल्कुल भी नहीं है सेनगेज, सिर्फ जेईई वालों के लिए रिक्वायर्ड है। वो 6 वॉल्यूम बुक होता है, आप वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वाइज कर सकते हैं। नीट वाले स्टूडेंट्स को सेनगेज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं रहती है, डीसी पांडे इज़ मोर देन सफिशिएंट। ऑल्दो नीट के लिए भी सेनगेज आता है, 2 वॉल्यूम का बुक आता है सेनगेज का, बट दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। ओके, सो लेट्स सी प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया हुआ था, थर्ड लेक्चर की बात करेगा। या सर एचसी वर्मा और वो डीसी पांडे की सिर्फ वॉल्यूम 1 ही रेफर करनी है ना सर, आप वॉल्यूम बोले? 1, या in 11th class you will need only volume 1, but in Cengage in class 11th you will need 3 volumes of that book, so total 6 volumes है उस बुक में। ओके तो अभी के लिए रिक्वायर्ड है जस्ट आप वॉल्यूम 1 दोनों का लेके रखें, एचसी वर्मा का भी और डीसी पांडे का भी। Sir, if we have Cengage then? या If we have Cengage then? if you have Cengage you can follow the Cengage now, but the one problem with the Cengage is its language, the language of questions, it's a bit difficult to understand initially. So first thing you must do, you must solve some other book also to get an idea, means to get a flow of the questions, then you can follow the Cengage. तो आई प्रेफर कि सेनगेज स्टार्टिंग में नहीं करो आप, सबसे बेस्ट है आप पहले डीसी पांडे एचसी वर्मा से क्वेश्चन सॉल्विंग करो, व्हेन यू हैव सॉल्व्ड लाइक 50 प्लस क्वेश्चंस देन फॉलो स्टार्ट सॉल्विंग फ्रॉम द सेनगेज। सर हाँ सर ये ऑनलाइन बुक्स मिलते हैं? नहीं बेटा, ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। डीसी पांडे मींस आप क्या बोल रहे हैं, सॉफ्ट कॉपी या परचेज के लिए? परचेस परचेज मिलते हैं अमेजन पे, सारे अवेलेबल हैं, सारी बुक्स आप अमेजन पे देख सकते हैं। ओके सर। सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल नहीं है इन बुक्स का। ओके, चलिए बात करते हैं। तो वेक्टर्स में लास्ट हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे प्रीवियस लेक्चर में। क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद हमने रिजल्टेंट की वैल्यूज देखी थी कि कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हमने सब्सट्रैक्शन देखा था कि यार सब्सट्रैक्शन बिल्कुल सेम होता है, सिर्फ फार्मूला थोड़ा सा बदल जाता है। उसके बाद हमने पोजीशन वेक्टर देखा था कि नेम कैसे रखते हैं पोजीशन वेक्टर का। सपोज मुझे रखना है पोजीशन वेक्टर ए टू बी, इसका मतलब ये होता है इट इज द पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो उसको बी ए टाइप पे लिखते हैं। और बहुत ही सिंपल होता है पोजीशन वेक्टर फाइंड करना। सपोज एक पॉइंट बी है और ए पॉइंट का पोजीशन फाइंड करना है, तो जस्ट ए माइनस बी कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी बात हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी। तो आज हमें जो डिस्कस करना था वो पॉइंट है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो कल भी हमने इस चीज पे थोड़ा सा डिस्कशन किया हुआ था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये एग्जैक्टली होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में अगर हम बात करें, इसमें एक्चुअली में लेट्स से कोई एक ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का डायरेक्शन है और एक रैंडम सी मोशन, रैंडम से वेक्टर्स मूव कर रहे हैं। सपोज ये एक वेक्टर है ए, ये एक वेक्टर है बी, ये एक वेक्टर है सी, इस तरीके के वेक्टर्स है। तो जो स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट को अगर हम मिलाएंगे हेड टू हेड, तो हमें पता है ये एक वेक्टर आ जाएगा और इस वेक्टर को लेट्स से हम बोलते हैं क्या, आर वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है समेशन ऑफ ऑल वेक्टर्स, ऑल स्टेपिंग वेक्टर्स। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर मैं हम बात करें, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वो क्या होता है, रिजल्टेंट ऑफ ऑल। सो it is resultant of all stepping vectors।
स्टेपिंग वेक्टर्स मतलब एक के बाद एक वेक्टर फॉरवर्ड जा रहे हैं, उनका मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, ये पोजीशन टाइप ही रहेगा। इट इज नथिंग बट अ पोजीशन वेक्टर, a प्लस बी प्लस सी, जितने भी वेक्टर होंगे सबको हम ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रह जाएगा। अभी पॉइंट ये कि इसका एग्जाम्पल देखने से पहले हमें दो चीजें देखनी होगी। नंबर 1, डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं, डायरेक्शंस, तो ऑलरेडी हमें पता है कि हमने एज्यूम करके रखा हुआ है क्या, कि ये हमारा ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। क्लियर? तो ये जो डायरेक्शंस हैं ये फिक्स्ड है, याद रखना है आपको, ये प्लेन है ऑलवेज फिक्स्ड। इसका मतलब क्या है ऑलवेज फिक्स्ड? मींस इट इज ऑलवेज फिक्स्ड at any point of observation, point of clear। बट ये जो चीजें हैं जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, दे आर ऑलवेज फिक्स्ड एट एनी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। बट अगर हम बात करें एक और चीज की, वो है क्या, लेफ्ट एंड राइट। बट लेफ्ट एंड राइट आर रेफरेंस डिपेंडेंट। रेफरेंस डिपेंडेंट का मतलब क्या है, देखें, रेफरेंस डिपेंडेंट का मतलब ये है कि सपोज फील करेंगे, सपोज समवन इज मूविंग ईस्ट फॉर पर्सन मूविंग ईस्ट। सोचो कोई एक पर्सन है जो ईस्ट की तरफ पे जा रहा है, मतलब आपने देखा ये ईस्ट की तरफ पे जा रहा है। तो अगर आप फील करो कि आपका फेस, आप इस एरो की डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हो, आप खुद को फील करो, सो यू विल फाइंड कि आपका जो राइट हैंड है वो इस तरफ होगा और आपका जो लेफ्ट हैंड होगा वो इस तरफ एरो करेगा। तो इसका मतलब होगा ये लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा। तो अगर हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो लेफ्ट मतलब हो जाएगा नॉर्थ और राइट मतलब हो जाएगा साउथ। ये कंडीशन होगी इफ द पर्सन इज मूविंग ईस्ट। क्लियर? अच्छा, लेट्स से थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो देखते हैं। फॉर पर्सन मूविंग नॉर्थ, सपोज एक पर्सन नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो क्या होगा, तो लेट्स से ये पर्सन नॉर्थ की तरफ जा रहा है, नॉर्थ मतलब अप डायरेक्शन में जा रहा है। मैं बता रहा हूँ पॉइंट के अकॉर्डिंग नॉर्थ साउथ ये सब कभी चेंज नहीं होंगे। तो अब आप फील करो कि आप इस एरो की डायरेक्शन में फेस किए हुए हो, आप इस एरो के डायरेक्शन में फेस करके मूव हो रहे हो, देन यू विल फाइंड कि आपका राइट हैंड इस तरफ पॉइंट करेगा और आपका लेफ्ट हैंड इस तरफ पॉइंट करेगा। आप इस तरीके से देख सकते हो। तो इसका मतलब बहुत ही क्लियर है कि इस बार राइट है वो ईस्ट की तरफ होगा और जो लेफ्ट है वो वेस्ट की तरफ होगा। तो यही हम बताना चाह रहे थे कि जो लेफ्ट और राइट वर्ड्स हैं वो डिपेंड करते हैं किस पे, रेफरेंस पे, कि हम किस तरफ जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग लेफ्ट और राइट बात करेंगे। लेकिन अगर हम इसकी बात करें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की, तो ये बिल्कुल फिक्स्ड रहेगा। मींस फॉर अ पर्सन moving northeast then turns west। सपोज एक पर्सन है जो कि नॉर्थ ईस्ट पे जा रहा है और फिर वेस्ट की तरफ टर्न ले रहा है। मतलब देखिए फिगर देखिए, सपोज ये मैंने बताया कि नॉर्थ ईस्ट है, तो ये ईस्ट है ये नॉर्थ है, तो हमने बोला कि यार सर ये जो पर्सन है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है, अब उसे वेस्ट की तरफ टर्न लेना है। क्लियर? तो इसका मतलब ये है कि आप लोग ये नहीं सोचने लगे कि सर अभी तो ये जा रहा है इस तरफ, मतलब ये होगा ईस्ट, ये नॉर्थ, ये वेस्ट। तो मतलब कुछ लोग सोचेंगे कि ये वाली वेस्ट की डायरेक्शन होगी, ये नहीं, ये रॉन्ग है, ये वेस्ट की डायरेक्शन नहीं होगी, वेस्ट विल रिमेन सेम ऑलवेज, तो जस्ट स्ट्रेट, ये आंसर होगा। सो किसी भी पॉइंट पे हो रेफरेंस नहीं बदलेगा, रेफरेंस हमेशा ऐसे ही ड्रॉ करेंगे जैसे हम कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट करके
और यहाँ पर मैं बनाऊं, तो एक्चुअली मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस पॉइंट पर हमने जो सोचा कि रेफरेंस क्या टिल्ट हो जाएगा, ये ईस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, सॉरी ये वेस्ट बन जाएगा, क्या गलत है। रेफरेंस हमेशा वही रहेगा, रेफरेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। तो रेफरेंस यही रहेगा, चाहे किसी भी पॉइंट पे आप ऑब्जर्व करो, ये ईस्ट रहेगा, ये वेस्ट रहेगा, सॉरी ये नॉर्थ रहेगा, और ये वेस्ट रहेगा, ये साउथ रहेगा। ये रेफरेंस हमेशा करेक्ट रहेगा। तो ये ध्यान देना है कि रेफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता, जबकि लेफ्ट राइट हमें चेंज हो जाते हैं। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। पोजीशन वेक्टर सबको लिखना आ गया होगा। हम एग्जांपल्स देख लेते हैं तो बेटर समझ में आएगा। चलो एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। Okay, solve this particular question. We need the final position. Final position का मतलब है we need the distance as well as direction. So we need both the things. So देखिए हमें क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर हमें चाहिए। पोजीशन वेक्टर से हमें बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। पोजीशन वेक्टर ढूंढना है, देन इट्स मैग्नीट्यूड, एंड डायरेक्शन। ये तीनों चीजें हमें फाइंड करनी है। तो बेटा वेक्टर आ जाएगा तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमें तुरंत आता ही है, हम आराम से कर सकते हैं चीजों को। तो यार प्रॉपर सॉल्विंग करना है, फिगर बना के अच्छे से करना है, ठीक है। कुछ लोग तुरंत क्विक आंसर कर रहे हैं, उतना करेक्ट नहीं है। प्रॉपर अच्छे से सॉल्व करना है। अभी जो चीजें हमने फिगर में बनाई बताई है वैसा। ओके, ये पहला क्वेश्चन है, तो अभी आप लोग आंसर नहीं करें। ओके, डू नॉट आंसर इन द चैट बॉक्स प्लीज। First just solve it, I'll explain, and then in the next question you try to answer, okay? As you do not know what is the exact answer, please do not answer. Okay, let me explain first. एक क्वेश्चन मैं पूरा सॉल्व करता हूँ, तब हम डिसाइड करते हैं कि क्या क्या हमें एक्चुअली सॉल्विंग करनी थी। देखिए, सपोज दिस इज आवर स्टार्टिंग पॉइंट and first it is moving 10 meter east. So let's say I have drawn this arrow for east. It is 10 meter east. Okay, so the first one is 10 meter east. Then 10 मीटर ईस्ट के बाद 20 मीटर नॉर्थ। तो हमें पता है नॉर्थ चेंज नहीं होगा, कुछ भी हो जाए नॉर्थ चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये कि सेकेंड एरो विल बी स्ट्रेट। हाउ मच? इट इज 20 मीटर नॉर्थ, सो इट इज 20 मीटर हाइट नॉर्थ। नाउ अभी प्रॉब्लम ये, इट टेक्स लेफ्ट। तो नॉर्थ के लिए आप अपना फेस फील करो कि आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हो, और अब आप लेफ्ट लेने वाले हो। तो अब आपने लेफ्ट लिया कितने डिस्टेंस के लिए? 40 मीटर के लिए। तो अभी क्लियर रखना है कि अभी लेफ्ट हमने लिया, लेफ्ट मतलब इस पर्सन के लिए लेफ्ट डायरेक्शन ये होगी, और ये है 40 मीटर। ये हमारा फिगर हो गया। तो फाइनली वो पर्सन कुछ यहाँ पर पहुंच गया, और हमें जो आंसर करना था वो आंसर करना है ये, व्हाट इज हिज फाइनल पोजीशन, ये वेक्टर। ओके,
तो यार देखो फिगर से तो आंसर कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कॉमन सेंस लगाकर। देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने का ट्राई करो, तो आपको पता है कि ये हाइट भी क्या होगी 20, और अगर आपको पता है कि ये डिस्टेंस चेक करनी है तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 10 माइनस हो जाएगा 40 में 10 माइनस हुआ कितना 30। तो जो पोजीशन है, जो आर वेक्टर है, आप देखो इट इज अ ट्रायंगल ऑफ 20 एंड 30। तो आप बहुत ही सिंपल बोल सकते हो कि जो आर वेक्टर है वो क्या है, इट इज अ ट्रायंगल ऑफ 20 एंड 30। क्लियर, ये यहाँ से हमें प्रॉपर पता चल गया। बट एग्जाम में इतना फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, याद रखना है। ये फिगर हम जो क्लास 9th के स्टूडेंट होते हैं उनको जब समझाते हैं पोजीशन, उनको समझाने के लिए इस फिगर की ज़रूरत होती है। अभी एग्जाम में हमें फिगर नहीं बनाना, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो हम क्या सीखेंगे, थोड़ा सा डायरेक्ट करना सीखेंगे कि डायरेक्ट चीज़ों को कैसे कर सकते हैं। अदरवाइज इस फिगर से तो हमें बहुत ही क्लियर है क्या, इट इज़ अ ट्रायंगल ऑफ 20 हाइट 30 बेस। ओके, तो ये जो पोजीशन वेक्टर है आर, हम पाइथागोरस से निकाल सकते हैं। आर विल बी रूट ऑफ 20 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर। इस तरीके से हम पाइथागोरस से बहुत ही अच्छे से इसे सॉल्व कर सकते हैं और वैल्यू भी निकाल सकते हैं। मैंने सॉल्व करना बताया हुआ है। जब भी कभी रूट के अंदर दो स्क्वायर में वैल्यू आए, ध्यान दें सब लोग, तो ट्राई करें कि कॉमन क्या मिल रहा है। सब लोग ट्राई करें, कभी भी ऐसे प्लस में एडिशन में अगर इनसाइड वैल्यू रहे तो हमें ट्राई करना है कि कॉमन क्या आएगा। हमें दिख रहा है 0, मतलब 10 कॉमन आने वाला है। पॉइंट ये है कि दोनों में स्क्वायर लगा हुआ है, तो अगर आप कॉमन भी लोगे तो 10 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। बचेगा कितना, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये बचेगा। ओके, इसका मतलब आर अगर हम बात करें तो 10 का स्क्वायर है। हमें पता है स्क्वायर से बाहर क्या आता है, जब स्क्वायर से दो वैल्यूज मल्टीप्लाई में तो एक बाहर आ जाती है। सो इट विल बी 10 बाहर आ जाएगा, 10 रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 13। So 10 root 13 will be our final answer for position. But एग्जाम में कई बार वेक्टर भी पूछ लेता है, तो इसलिए प्रेफर करते हैं कि जो सेकंड मेथड है जो मैं बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग करना आपको बेस्ट रहता है। तो स्टेप सीखेंगे, स्टेप देखेंगे। आपको डायरेक्टली लिखना होता है पोजीशन वेक्टर इज समेशन ऑफ ऑल, इट इज रिजल्टेंट ऑफ ऑल। क्लियर, रिजल्टेंट ऑफ ऑल है अगर, तो इसका मतलब ये सबको ऐड कर दे। अच्छा बताओ, 10 मीटर ईस्ट मतलब आई कैप जे कैप के फॉर्मेट में देख सकते हैं ना। सो 10 मीटर ईस्ट को क्या लिख सकते हैं, 10 आई कैप। ओके, प्लस फिर 20 मीटर नॉर्थ तो इसे लिख सकते हैं 20 जे कैप, प्लस हमें पता है कि नॉर्थ से लेफ्ट लेना है, तो अब आपको फील करना है कि नॉर्थ माइनस से आई लेफ्ट कैप। लेंगे तो वेस्ट पे पहुंच जाएंगे यार। नॉर्थ से लेफ्ट लेंगे तो वेस्ट पहुंच जाएंगे, तो मतलब ये हो जाएगा माइनस आई कैप वाला, कितना 40 आई कैप। अब देखना आर वेक्टर कितना अच्छे से आ गया। हमें पता है कि आई कैप के साथ सॉल्व होगा, तो 10 और -40 सॉल्व होंगे, आएगा -30 आई कैप प्लस 20 जे कैप। अब आपको मैं क्यों बोल रहा था कि पोजीशन वेक्टर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, आपको पता चल जाएगा अभी। इस पोजीशन वेक्टर से दोनों चीजें आ जाने वाली हैं। नंबर वन अगर हमें पूछा है मैग्नीट्यूड, तो मैंने बताया हुआ था आपको कि अगर कोई वेक्टर में सिर्फ आई कैप जे कैप लिखे हैं तो ये 90 डिग्री वाले वेक्टर है ना। तो आप ऐसे बिल्कुल याद रखो कि अगर एक आर वेक्टर लिखा हुआ है कैसे, ए आई कैप प्लस बी जे कैप, सब ध्यान दें, तो जो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है वो होता है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि आई और जे क्या होते हैं, 90 डिग्री वाले वेक्टर होते हैं, तो हमें कोई टेंशन नहीं होती, डायरेक्टली हम आंसर लिख सकते हैं। तो अभी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 30 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। सो अभी जस्ट हमने देखा कि आंसर कितना आ जाता है, 10 रूट 13। इसमें किसी को कुछ डाउट हो तो पूछे। अभी इस पर्टिकुलर सिनेरियो में किसी को कुछ डाउट है तो पूछे। ओके, तो मैग्नेट, Excuse me, sir. या सानिका बोले। Can you repeat? ओके, दिस वन फिर से। part. हाँ. Okay, so let's see. Actually, what I'm saying कि this resultant vector, this position vector, the final position vector is resultant of all vector. Okay, तो resultant of all vector का मतलब क्या होता है, हमने एक डिसाइड करके रखा हुआ है। हमने क्या डिसाइड किया हुआ है, रेफरेंस हम यहाँ पे साइड पे बना देते हैं। हमने ऐसा रेफरेंस डिसाइड किया हुआ है कि ईस्ट को हम बोलेंगे आई कैप
और वेस्ट को बोलेंगे हम माइनस आई कैप। ये जस्ट एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है। नॉर्थ को बोलेंगे हम जे कैप और साउथ को बोलेंगे हम माइनस जे कैप। इट इज लाइक एक्स एंड वाई एक्सिस, प्लस एक्स माइनस वाई माइनस वाई एक्सिस। ओके, तो इस तरीके से हमें ध्यान देना है। फिर अगर हम बात करें कि हमें वेक्टर लिखना है लेट्स से, तो वेक्टर की अगर हम बात करें तो सबसे पहला स्टेप में फर्स्ट वेक्टर है कि 10 मीटर ईस्ट मूव हुआ तो हमने 10 आई कैप लगा दिया। देन 20 मीटर नॉर्थ गया इसलिए हमने 20 जे कैप ऐड कर दिया। फिर नॉर्थ के बाद वेस्ट लेफ्ट टर्न लिया, तो अब आपको ये एरो बना के फील करना है कि नॉर्थ जा रहा है और अगर लेफ्ट टर्न लेगा तो किस डायरेक्शन में चला जाएगा। अगर वो नॉर्थ जा रहा था और उसने लेफ्ट टर्न लिया तो वो वेस्ट डायरेक्शन में चला जाएगा। तो इसलिए वेस्ट मतलब माइनस आई कैप हमने यूज किया है, तो -40 आई कैप हुआ। और इसको हमने आई कैप को आई कैप के साथ सॉल्व कर सकते हैं, जे कैप को जे कैप के साथ, दोनों को मिक्स नहीं कर सकते, आई को जैसे मिक्स नहीं कर सकते, ये थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। सर तो इस या पर 10 आई कैप प्लस 20 आई कैप 30 आई कैप होते हैं ना, तो माइनस किस आ गया? ये 20 आई कैप नहीं, ये जे कैप है ना सेकंड टर्म, ये नॉर्थ है, जे कैप है। तो जे कैप वी कैन नॉट ऐड विद दिस पार्ट, वी कैन ओनली ऐड दीज टू, I cap and I cap. So these two I caps, one is in plus and one is in negative. Clear? So plus 10 minus 40, it will be minus 10. सर अगर 90 डिग्री नहीं होगा तो? 90 डिग्री नहीं होगा तो वैसे क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। ओके, अभी हम 90 डिग्री डिस्कस करेंगे, एक दो क्वेश्चन, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे इफ इट इज नॉट इन 90 डिग्री तो फिर क्या करेंगे। लेट्स से अभी सो मैग्नीट्यूड हम अभी मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड के लिए हमने बताया कि अगर ए वेक्टर है बी वेक्टर है तो क्या कर सकते हैं हम, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 2, ये काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन। यार ये सब लोग को समझना है, डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन यार सब लोग को समझना है। डायरेक्शन कैसे बताना होता है, डायरेक्शन मतलब एंगल बताना होता है, ठीक है। तो आप समझो कब अगर आपको आर वेक्टर दिया है ए आई कैप प्लस बी जे कैप, अगर आपको इस तरीके से आर वेक्टर दिया है तो सबसे पहले आपको ड्रॉ करना आना चाहिए क्या, कि ए आई कैप का मतलब ये है कि आप आई कैप में कितना गए हैं ए, ये हुआ ए, और उसके बाद आप जे कैप में कितना गए हैं बी। और अगर आपको एंगल बताना है तो मैं बता रहा हूँ एंगल हमेशा किससे, हॉरिजॉन्टल लाइन से बताया करें। मतलब अगर मैं एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन से बताऊं, ये अल्फा, क्लियर, अगर हम अल्फा बताएं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि tan अल्फा विल बी, बताया था ना कि b को शिफ्ट कर सकते हैं टू मेक अ परपेंडिकुलर ट्रायंगल, तो b को शिफ्ट करेंगे तो tan अल्फा क्या आ जाएगा, b बाई a। और इसको ये भी लिख सकते हैं, अगर हम b देखें तो b किसका कोफिशिएंट हमने माना, जे कैप का कोफिशिएंट, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ जे कैप अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप। इस तरीके से भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, बट ये याद रखना है कि दिस अल्फा इज फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल से नहीं है, हॉरिजॉन्टल से। अगर वर्टिकल से पूछेगा तो फिर उल्टा करना पड़ेगा, समझ आया ना। अगर वर्टिकल से पूछेंगे तो फिल करने के लिए परपेंडिकुलर कौन बनेगा, ए बनेगा। इन केस अगर आपको ऑप्शंस में देखना है कि वर्टिकल से क्या एंगल है, तो वर्टिकल से एंगल क्या हो जाएगा, ए बाई बी हो जाएगा, ए परपेंडिकुलर में आएगा। तो इस तरीके से हम दोनों की चीज़ों की वैल्यूज देख सकते हैं। अब हम अपना एग्जांपल देख लेते हैं। हमारी वैल्यू आई थी -30 आई कैप एंड 20 जे कैप, क्लियर। तो हम अपना आंसर देखते हैं। अपनी सॉल्विंग में हमारा आर वेक्टर आया था -30 आई कैप प्लस 20 जे कैप। अब सुने सब लोग, सबसे पहले आपको इस वेक्टर को ड्रॉ करना आना चाहिए। आपको ये वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा कि ये वेक्टर कहाँ पर है। तो अगर मैं इस वेक्टर को देखूं तो सबको पता है कि -30 आई कैप मतलब माइनस आई कैप कहाँ होगा, यहाँ पर, कितना 30। उसके बाद +20 जे कैप है, मतलब +20 कहाँ होगा, यहाँ पर, ये है 20। और मैंने बताया कि अल्फा कहाँ से देखते हैं, अल्फा हम देखते हैं हमेशा एक्स एक्सिस से, तो अल्फा हो जाएगा ये वाला।
सबको समझ में आ रहा है? आंसर क्या हो जाएगा? tan अल्फा। ध्यान दें सब लोग, tan अल्फा ये होता है b/a। समझ रहे हो ना? जब हम b को शिफ्ट करके ट्रायंगल बनाएंगे तो 20 आएगा परपेंडिकुलर में, और tan अल्फा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस। सो ये हो जाएगी 20/30। क्लियर? तो यहाँ से क्या आ जाएगा? अल्फा कैंसिल 2/3। अब हमें पता है कि tan में 2/3 वैल्यू हमें नहीं पता किसकी होती है, तो हम सिंपल लिख देंगे डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जो डायरेक्शन होगी, पहले हम अल्फा की बात करें तो अल्फा क्या हो जाएगा हमारा? अल्फा हो जाएगा tan उस तरफ जाएगा, हम इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स 2/3। क्लियर? और ये एंगल किस तरफ है? अगर याद हो हमने बताया था कि ये एंगल होगा नॉर्थ के तो तरफ है, बट कहाँ से स्टार्ट किया? वेस्ट से। West. लिखने का तरीका होगा नॉर्थ वेस्ट, मींस इट इज नॉर्थ ऑफ वेस्ट। कहाँ से मेजर किया है? वेस्ट से मेजर किया है। सो मैं वेस्ट को हाईलाइट कर देता हूँ कि इट इज मेजर्ड फ्रॉम द वेस्ट टुवर्ड्स द नॉर्थ। मैंने बताया इसकी वैल्यू उल्टा भी आ सकती है, कभी हो सकता है कि आपको ये वैल्यू ना मिले। इन केस तो मैं यहाँ पे दूसरा आंसर भी लिख देता हूँ, फ्रॉम वर्टिकल अगर आपको देखना है, फ्रॉम वर्टिकल, अगर वर्टिकल से देखेंगे तो tan, लेट से मान लेते हैं कुछ इसका अल्फा डैश नेम है, तो अल्फा डैश क्या है? अल्फा डैश वर्टिकल से एंगल है, अल्फा डैश। तो ये एंगल हो जाएगा अप परपेंडिकुलर, बोन कौन बनेगा? अप परपेंडिकुलर में अल्फा डैश के सामने जो एंगल आएगा वो 30 आएगा, और अपॉन में जो आएगा वो 20 आएगा। तो मतलब वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/2। तो ये हमें याद रखना है कि अगर अल्फा डैश देखेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/2। और ये जो एंगल है ये हमने नॉर्थ से मेजर किया है, किस तरफ? वेस्ट की तरफ। तो इसे हम लिखेंगे WM, मींस इट इज वेस्ट ऑफ नॉर्थ। तो इस तरीके से मैं अब नॉर्थ को हाईलाइट करूंगा कि किस तरफ से हमें एंगल लिया है। तो याद रखना है, मैंने बताया भी था कि एंगल के हमेशा दो आंसर होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल से लिखना और एक वर्टिकल से लिखना। तो यार इसको पहले फील करना बहुत जरूरी है। ये जो मैं ट्रायंगल रूल बता रहा हूँ मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि अगर ये रूल नहीं आपको आया तो आपको एंगल फाइंड करने में बहुत ही टफ लगेगा। एंगल फाइंड करना बहुत ही टफ लगेगा। फिर से देखिए रूल क्या है। डायरेक्शन में सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको वेक्टर बना लेना है। आपको जिस भी वेक्टर की डायरेक्शन पूछिए आपको वो वेक्टर बना लेना है। वेक्टर कैसे बनाते हैं? देखना है किस क्वाड्रेंट में है। तो हमारा वेक्टर जो था वो -i कैप में था और j कैप में था, तो जो रिजल्टेंट होगा वो बीच में से कहीं से पास होगा, तो हमने रिजल्टेंट वहां पर बना दिया। अब करते कैसे? अगर हॉरिजॉन्टल से एंगल देखा है तो वर्टिकल कौन बनेगा? b बनेगा, और बेस कौन बनेगा? a बनेगा। लेकिन अगर वर्टिकल से एंगल देखना है तो वर्टिकल से देखोगे एंगल तो उस केस में जो a है, a मतलब क्या? जो i कैप के साथ है वो बनेगा हमारा ये परपेंडिकुलर, और जो j कैप के साथ है वो हमारा बनेगा बेस। तो इस तरीके से दो चीजें हम यहाँ पर देख सकते हैं। क्लियर? अच्छा, कई बार होता है कि कुछ लोग अल्फा एकदम स्टार्टिंग से देते हैं। स्टार्टिंग से अगर मैं देखूं तो अगर स्टार्टिंग से कोई वैल्यू पूछेगा कि यार अल्फा की स्टार्टिंग से वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो स्टार्टिंग से फील करना है तो बदल जाएगी ना वैल्यू। मतलब क्या? सपोज हमें पता है कि हमारा जो रिजल्टेंट है वो ये है। अब सोचो कोई एंगल ये वाला पूछे, किसी ने एकदम स्टार्टिंग से पूछा है, नहीं एकदम क्या बोलते हैं ईस्ट डायरेक्शन से एंगल बताओ, तो ईस्ट डायरेक्शन से अगर आपने इसे अल्फा बोल दिया है तो जस्ट आप डायरेक्टली कर दिया करें, बिकॉज ये हॉरिजॉन्टल से मेजर किया हुआ है और इसे अल्फा बोला है, तो tan अल्फा हो जाएगा जस्ट कितना? b/a। और b कितना है? b हमें पता है इट इज 20, और जो a है वो है -30। सो आंसर आ जाएगा -2/3। तो ये भी एक अच्छा सिनेरियो है जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। क्या है? ये बहुत कम रिक्वायरमेंट है, इसकी इतनी जल्दी जरूरत नहीं पड़ती है। ये क्या है? अगर कभी क्वेश्चन एकदम ईस्ट डायरेक्शन से ही एंगल पूछा हुआ है, मतलब फ्रॉम वेरी बिगनिंग एकदम हॉरिजॉन्टल से ही पूछा हुआ है, तो फिर क्या कर सकते हैं? तो हमने यहाँ पर एक ड्रॉ किया हुआ है कि उस सिनेरियो में आप को वैल्यू प्लस माइनस के साथ पूरी रखनी पड़ेगी। देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, अभी हमने प्लस माइनस नहीं लिखा हुआ है क्योंकि हमने कॉमन सेंस से डायग्राम को ड्रॉ कर दिया हुआ है। क्लियर? लेकिन अगर कॉमन सेंस से ड्रॉ नहीं किया हुआ है डायग्राम को, एकदम स्टार्टिंग से पूछा हुआ एंगल, तो हम ये भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक ये पॉसिबिलिटी भी रख सकता हूँ।
यूजुअली ये पॉसिबिलिटी कभी मतलब इतनी पूछी नहीं जाती कि tan अल्फा आपको -2/3 लिखना है, बट माइनस आपको बताता है कि tan माइनस जो होता है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। इसका मतलब ये एंगल क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। बेसिक मैथ्स में हमने बहुत डिस्कस किया था कि tan अल्फा कहाँ पर नेगेटिव हो सकता है, तो -2/3 बताता है दैट अल्फा इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। So this negative explains that alpha is in second quadrant. ओके तो इस तरीके से भी हम डिस्कशन कर सकते हैं। तो देखिए डायरेक्शन के हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं। हमने सबसे पहले देखा एक नॉर्मल रेफरेंस से हॉरिजॉन्टल से कितना होगा, फिर हमने देखा वर्टिकल से कितना होगा, फिर हमने देखा एकदम बेसिक स्टार्टिंग रेफरेंस से कैसे लिख सकते हैं। बट मैं फिर से बता दूं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यही वाला, ये सबसे ज़्यादा आंसर्स में आपको जब देखोगे बुक्स में, शीट में या फिर टेस्ट पेपर्स में, तो ये वाला आंसर सबसे प्रेफरेबल होता है, एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। तो अभी एंगल को लेके किसी के कुछ डाउट है तो पूछें। अभी ये जो हमने 3 सिनेरियोज डिस्कस किए, इससे रिलेटेड किसी के कुछ डाउट है तो बताएं, अदरवाइज अब मैं एक एग्जांपल दूंगा जिससे आपको कंप्लीट आंसर करना पड़ेगा। सर वो नॉर्थ वेस्ट और वो समझ नहीं आ रहा। ओके, नॉर्थ वेस्ट और वो ठीक है। हमने यार एक वर्ड डिस्कस किया हुआ था डायरेक्शन के बारे में। डायरेक्शन में हमने बताया था कि सेकंड डायरेक्शन से ही हम एंगल मेजर करते हैं। मतलब सपोज लिखा हुआ है 30 डिग्री NW, तो इसका मतलब है स्टार्ट फ्रॉम W टूवर्ड्स एन, ये मतलब है। तो इसका मतलब है स्टार्ट फ्रॉम W, बट W से तो ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी जा सकते हैं ना, बट नीचे साउथ है, हमें किस तरफ जाना है, नॉर्थ तरफ जाना है, तो साउथ हटाओ और नॉर्थ तरफ वाला हो जाएगा हमारा आंसर। ये आंसर है। सपोज लिखा हुआ है 40 डिग्री SE, सो इसका मतलब ये है कि हमें मेजर करना है ई से किसके तरफ, एस के तरफ। यार ये जो ईस्ट है, ईस्ट ईस्ट से 2 चांसेस हो सकते हैं 40 डिग्री के, ऊपर और नीचे, बट ये ऊपर नॉर्थ वाला होगा, नीचे साउथ वाला होगा। तो हमारा आंसर जो होगा वो हो जाएगा ये वाला कि 40 डिग्री SE, ईस्ट ऑफ साउथ, ये हो जाता है। तो अभी कुछ डाउट है इसमें, समझ आया? यस सर। ओके ओके गुड। तो हमें सेकेंड पार्ट से ही डिस्कस करना स्टार्ट करना होता है कि सेकेंड लेटर क्या है, उसके अकॉर्डिंग वहीं से हम एंगल बताते हैं टुवर्ड्स द फर्स्ट लेटर। तो मुझे लगता है ये एग्जांपल समझ में आ गया। अभी मैं फिर से स्क्रॉल कर रहा हूँ कि मैग्नीट्यूड कैसे निकाला, वेक्टर कैसे निकाला, ये सारी चीजें। किसी को इसमें डाउट हो तो पूछ लो यार, अभी अभी जल्दी से पूछ ले किसी को इस सेगमेंट में डाउट हो तो। नो सर। ओके गुड, चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर हम एक और एग्जांपल देखते हैं और इस एग्जांपल का आप लोग को आंसर करना है। आपको वेक्टर नहीं बताना, आपको मैग्नीट्यूड बताना है और डायरेक्शन बताना है। ओके, और इस बार मैं कुछ स्टूडेंट से पूछूंगा भी, तो थोड़ा सा ध्यान देना है उसके अकॉर्डिंग। सब लोग को सॉल्व करने का ट्राई करना है।
ओके, जस्ट देयर इज अ चेंज, लास्ट टर्म में वेस्ट की जगह पे ईस्ट करेंगे सब लोग। ओके, अभी करेक्ट है, इसे सॉल्व करें सब। Listen everyone, do not think about drawing the figure. ओके, वो मतलब क्लास 9th वाले स्टूडेंट्स के लिए समझाने के लिए होता है डायरेक्शन सेंस। आप लोग जस्ट वेक्टर से सॉल्व करें, एक एक वेक्टर को ड्रॉ करें। आप पूरा एक ही फिगर पे ड्रॉ करने का ट्राई मत करें, सारे वेक्टर को आइडेंटिफाई करके वेक्टर एडिशन करें। Okay, very good, Ashwin. Correct answer. But I am not asking for the vector. I am asking for the value and angle. Very good, Adit. Correct answer. Very good. Very good. Very good. So Ashwin and Adit. Very good. Atharv. Very good. Karthik. Very good. Sai Prasad. Very good. Okay, answer all those two values. Don't just answer the uh, final position. Position is defined by with the direction only. So answer like the final answer is 20 meter with the direction. Like that you answer. Okay, one thing remember, do not turn your mic on until you have okay. Otherwise I'll have to permanently mute you. So everyone take care that do not turn your mic until you have any doubt. And while asking doubt, try that your surroundings does not have that much of noise. Meenakshi, correct answer. Shiv Prasad, correct, not correct answer exactly. Value is correct. Direction is not appropriate. Vishwaraj, direction is not appropriate. Pranay, correct answer. Rajvardhan, it's not appropriate. Yeah, but the distance is okay. Let's see. Now I'll explain. Listen everyone, I'll explain word by word each part. Let's say number 1, हमें पोजीशन लिखना है, तो फर्स्ट पार्ट हमें लिखा हुआ है 20 मीटर वेस्ट। 20 मीटर वेस्ट मतलब हमें डायरेक्टली पता है इट इज -20 आई कैप। तो थोड़ा सा ध्यान देना है। ओके, नाउ स्टॉप सेंडिंग द आंसर्स, फोकस ऑन द सॉल्विंग। लेट्स सी, अभी हमने बताया, फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज द फर्स्ट थिंग 20 मीटर वेस्ट मीन्स -20 आई कैप। ओके, देन इट टर्न्स लेफ्ट। तो अब ये आपको ड्रॉ करने की जरूरत है, ये ड्रॉ करने की जरूरत है कि इफ समवन इज मूविंग वेस्ट, इफ समवन इज मूविंग वेस्ट तो उसका लेफ्ट क्या होगा, लेफ्ट आप फील करना है, वो हो जाएगा नीचे की तरफ, मतलब -j कैप की तरफ। तो ये जो लेफ्ट राइट वाले हैं इनको हम बड़े अच्छे से लिखेंगे, ये दिस विल बी -30 j कैप। क्लियर? देन प्लस, तो ये जा रहा था वेस्ट की तरफ और ये हो गया उसका लेफ्ट, साउथ की तरफ। मैं पूरा एकदम लिख के एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो आपको सोचना चाहिए। देन मूव्स ईस्ट, तो ईस्ट मूव हो रहा है तो सोचना ही नहीं है, आपको डायरेक्टली ही कर देना है 50 आई कैप बिकॉज इट इज मूविंग ईस्ट। प्लस देन अगेन टेक्स अ लेफ्ट फॉर 60 मीटर। तो देखना है कि अगर कोई पर्सन ईस्ट जा रहा है और उसने लेफ्ट लिया हुआ है, सो ईस्ट वाले के लिए अगर कोई ईस्ट जा रहा है और उसने लेफ्ट लिया हुआ है मतलब कि वो हो जाएगा हमारा नॉर्थ।
तो ये हो जाएगा उसका लेफ्ट। लेफ्ट किस तरफ पॉइंट करेगा? नॉर्थ की तरफ, मतलब प्लस जे कैप। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फिर, ये हमारा एकदम अलग हो गया, ये हो जाएगा प्लस 60 जे कैप, ओके, प्लस देन टर्न्स ईस्ट फॉर 10 मीटर अगेन। तो इसका मतलब प्लस ईस्ट को डायरेक्ट लिख सकते हैं 10 मीटर, मतलब 10 आई कैप। तो ये देखना है कि ये जो दो रेड कलर से लिखे हैं ये लेफ्ट और राइट वाले डायरेक्शन के हैं। तो लेफ्ट और राइट तो आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन ईस्ट वेस्ट साउथ लिखा है तो आपको सोचना नहीं है, डायरेक्ट कर देना है। यही वेक्टर की खास बात है। अगर आप इसका फिगर बनाते तो कॉम्प्लिकेट सा हो जाता, काफी जम्बलिंग हो जाती, बट इसे हम वेक्टर से करेंगे तो बहुत ही इजीली कर सकते हैं। क्या आई कैप को आई कैप के साथ सॉल्व कर दें तो देखो आई कैप कितने, -20 है, 50 है और 10 है, मतलब 60, मतलब कितना बचा? 40 आई कैप बचा, प्लस देखिए -30 और +60, तो मतलब कितना बनेगा? +30 जे कैप बचेगा। तो आई कैप को आई कैप के साथ सॉल्व करेंगे, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, आई कैप के साथ सॉल्व करेंगे, और जो जे कैप होगा वो जे कैप के साथ सॉल्व करेंगे। तो ये जो हमारी वैल्यू आएगी ये जे कैप वाली हो जाएगी और ये आई कैप वाली वैल्यू हो जाएगी। ये हमारा हो गया पोजीशन वेक्टर। अब हमने बताया था कि अगर हमें वैल्यू चाहिए, आर की वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू हो जाएगी √40² + 30²। अभी हमने बताया कि 10 कॉमन आ जाएगा बाहर, बचेगा अंदर 4² + 3²। हमें पता है कि 4² + 3² एक पाइथागोरस पैटर्न है जो आंसर देगा 5। सो हमारा आ जाएगा 10 × 4 का स्क्वायर 16, 9 जो कि 25 होगा, और आ जाएगा 5, मतलब फाइनल आंसर होगा 50 मीटर। तो देखिए पोजीशन का फाइनल आंसर है 50 मीटर। देन नंबर 2 क्या करना पड़ेगा? डायरेक्शन बनानी पड़ेगी इसे। तो डायरेक्शन बना लेते हैं। डायरेक्शन में देखो आई कैप की तरफ है 40, सो ये है 40, और बी की तरफ जो है वो है 30, क्लियर। तो अगर हम रिजल्टेंट की बात करेंगे तो मैं बता रहा हूँ कि अगर हम हॉरिजॉन्टल से देख रहे हैं तो परपेंडिकुलर में हमेशा बी आता है। तो अगर मैं बात करूं कि tan अल्फा क्या हो जाएगा, आपको याद रखना है tan अल्फा हो जाता है b/a, b मतलब कैप वाला और i मतलब 3/4। के कैप वाला, तो ये आंसर हो जाएगा 3/4। अब हमें पता है कि 3/4 आपको क्लियर होना चाहिए, 3/4 होता है 37 डिग्री का। 37 डिग्री। फिर से यहाँ पर एक बार ड्रॉ करता हूँ और आप लोग को बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर 37 डिग्री एंगल लेंगे तो ये रहेगा 3, ये रहेगा 4, ये रहेगा 5, और अगर चाहिए हमें 53 डिग्री, ये 53 डिग्री है, तो फिर ये 4 हो जाता है, ये 3 हो जाता है और ये 5। ये दोनों ट्रायंगल हमें अच्छे से याद रखने चाहिए। तो इसका मतलब अल्फा कितना हो गया? अल्फा हो गया 37 डिग्री, बट कहाँ से लिया हमने? ईस्ट से मेजर किया। तो ईस्ट विल बी सेकेंड लेटर एंड फर्स्ट लेटर विल बी टुवर्ड्स नॉर्थ, तो आंसर नॉर्थ ईस्ट। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, अल्फा इतना नॉर्थ ईस्ट। तो अगर मैं फाइनल पोजीशन की बात करूँ तो पोजीशन हो जाएगी हमारी, इट इज 50 मीटर, 37 डिग्री नॉर्थ ईस्ट। तो अब ये आपको एकदम फील आ रहा होगा कि हाँ सर इस तरीके से पोजीशन लिखते हैं, फाइनल जो पोजीशन लिखते हैं वो इस तरीके से हम लिखते हैं, 50 मीटर 37 डिग्री नॉर्थ ईस्ट। ये भी एक पोजीशन वेक्टर है, ऐसा नहीं कि इसका कुछ यूज नहीं है, यही तो मेन है हमारा, ये वेक्टर तो मेन है, बट आपको वेक्टर से ये चीजें लिखनी आनी चाहिए। तो अभी बताओ, वेक्टर से हमने वैल्यू और एंगल निकाला हुआ है, किसी को कुछ डाउट है तो पूछे। इस सेक्शन में किसी को कुछ डाउट है तो पूछे। इस संडे को जो टेस्ट होगा, सर आप जरा ऊपर में लेंगे, क्या रहा? ऊपर लेंगे जरा। ओके, दिस पार्ट। तो एक चीज हमें समझनी है, इस संडे को जो टेस्ट आ रहा है उसमें वेक्टर्स पूछा जाएगा काफी। तो अभी इस वीक में हम काफी डिस्कशन करेंगे, सॉल्विंग करेंगे वेक्टर्स में, तो उतनी प्रॉब्लम नहीं है, बट आप लोग को थोड़ा फोकस रह के काम करना है। चले बताएं सुजल, एनी डाउट? नो सर। ओके, सर टेस्ट में सिर्फ वेक्टर होगा या बेसिक मैथ्स भी होगा? बेसिक मैथ्स नहीं होगा, सिर्फ वेक्टर होगा। बेटा वेक्टर में जो बेसिक मैथ यूज होगी वो मैक्सिमम होगी एंगल वाली। तो जितने नए स्टूडेंट हैं वो याद रखें, बेसिक मैथ्स लेक्चर 1 और लेक्चर 2 मैंने प्लेलिस्ट ग्रुप पे डाल दी है। बेसिक मैथ्स लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 जरूर रीड कर लें, क्योंकि उसमें हमने साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकालना सिखाया है। अगर आपको साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू नहीं आएंगी तो वेक्टर के क्वेश्चन आप गलत कर दोगे, ये गारंटी है, क्योंकि वेक्टर में साइन कॉस टैन ये सब बहुत यूज होता है। इसलिए बेसिक मैथ्स लेक्चर 1 लेक्चर 2 जरूर फॉलो करें और उसके बाद जो भी रहे ये डिस्कस करें।
तो मैं मानता हूँ यहाँ पर आपको चीजें ये क्लियर है। हम नेक्स्ट पार्ट पे देख लेते हैं। नेक्स्ट है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इसे कॉमन नेम जो दिया जाता है वो दिया जाता है वेक्टर रिजॉल्विंग। सो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को कॉमन वर्ड हम देते हैं वेक्टर रिजॉल्विंग प्रोसेस। और मैं बता रहा हूँ, इस पे मैं एक स्टार मार्क लगा रहा हूँ और एक इनफाइनाइटली स्टार मार्क मार देता हूँ। मैं इसको क्यों इनफाइनाइट कंसिडर कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंस लेवल। क्यों? क्योंकि ये वो चीज़ है जो आपको क्लास 11th 12th पूरी फिजिक्स में यूज होगा। आप क्लास 11th की पूरी फिजिक्स पढ़ो या क्लास 12th की पूरी फिजिक्स पढ़ो, ये काम होगा ही। आप हमेशा याद रखोगे, मैं बार बार बोलूंगा ये लाइन कि बेटा वेक्टर रिजॉल्व कर दो। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन में इतनी बार जरूरत पड़ेगी, हम सीधे यही बोलेंगे बेटा वेक्टर रिजॉल्व कर दो, आ जाएगा। अब देखते हैं वेक्टर रिजॉल्व क्यों करना है और है क्या ये चीज, समझे। वेक्टर रिजॉल्व इसलिए करना है कि वी आर कंफर्टेबल सॉल्विंग इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। देखें, सपोज ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है एंड ये साउथ है। अभी हम क्या है, हम बहुत ही कंफर्टेबल हैं किनको लेके, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। क्यों? आई कैप होता है, जे कैप होता है, के कैप होता है, सॉल्विंग करना बहुत ही ईजी है। क्लियर? बट सोचो कोई वेक्टर जो कि एक डिफरेंट एंगल पर है, ये एक वेक्टर है, लेट्स से एफ वेक्टर है, जो कि ईस्ट से थीटा एंगल पर बना रहा है। तो अगर ऐसा कोई वेक्टर है तो हमें सॉल्व करना बहुत ही टफ हो जाएगा। मतलब कैसे? सपोज मैंने बोला आप पोजीशन बताओ और आपने कहा सर 20 आई कैप प्लस 30 आई कैप प्लस, ले लेते हैं फोर्स की वैल्यू है 50 एट 37 डिग्री नॉर्थ ईस्ट। तो देख रहे हो ना, आप इसे ऐसे ऐड नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आई कैप जे कैप नहीं है। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमें सॉल्विंग आई कैप जे कैप में करनी होती है, और वेक्टर कभी रैंडमली अगर दिया है तो हमें उसे रिजॉल्व करना पड़ता है एज पर द रिक्वायरमेंट। अब देखिए रिजॉल्विंग का मतलब क्या है। रिजॉल्विंग का मतलब है उसको उसके कंपोनेंट में डिवाइड करना। मतलब देखिए रिजॉल्विंग का फीलिंग क्या है। रिजॉल्विंग का फीलिंग ये है कि अ वेक्टर can be expressed in its components, और components मतलब क्या है, vectors along standard directions। तो कंपोनेंट मतलब वेक्टर से अलॉन्ग स्टैंडर्ड डायरेक्शन। मतलब क्या है, अब देखिए करना क्या है। सपोज एक वेक्टर गिवन है ये, और ये वेक्टर हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है। सो दिस वेक्टर ऑलवेज इट कैन बी रिजॉल्व्ड इन टू वेक्टर्स। क्या कंपोनेंट है, हमें पता है कि इसके कंपोनेंट कहाँ कहाँ आएंगे, एक इस डायरेक्शन में आएगा और एक इस डायरेक्शन में आएगा। क्लियर? बस वैल्यू क्या होगी वो मैं बता देता हूँ। इट इज ऑलवेज कि दो वेक्टर्स इसके रिजल्ट पे आएंगे। मतलब कहीं पे अगर एफ लिखा है आप उसकी जगह पे ये दो वेक्टर लिख सकते हो। नंबर 1 ये हो जाएगा एफ वैल्यू इंटू कॉस थीटा, और ये वैल्यू हो जाएगी एफ इंटू साइन थीटा। तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स में इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। इन इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। अब स्टार मार्क वाली बात क्या है, याद रखना है, द मल्टीप्लायर और द कोएफिशिएंट कॉस थीटा, ये जो कॉस थीटा है comes always along the direction with which angle theta
is given and sin theta is perpendicular of cos थीटा। sin थीटा जो है परपेंडिकुलर ऑफ cos थीटा आता है। मतलब क्या, मैं कुछ रैंडम फिगर बनाता हूँ। देखिए सपोज एक वेक्टर है p, अब आपको इसके कंपोनेंट करने हैं। तो अगर p का एंगल यहाँ से थीटा गिवन है तो इसका मतलब देखिए हम इसे क्या कर सकते हैं, हम इसे हमेशा लिख सकते हैं जिसके साथ थीटा गिवन है वहां पर आएगा p इंटू कॉस थीटा और उसका परपेंडिकुलर आएगा p इंटू साइन थीटा। क्लियर? सपोज एक वेक्टर हम यहाँ पे बनाते हैं जो कि q है, बट इसका एंगल ऊपर वाली एक्सिस से अल्फा गिवन है। तो याद रखना है कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है। क्या? cos थीटा comes always along the direction with which angle is given। तो देखो एंगल कहाँ से गिवन है, वर्टिकल डायरेक्शन से गिवन है। तो इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में cos थीटा। तो ये हो जाएगा q इंटू कॉस, यहाँ पे थीटा की जगह क्या गिवन है, अल्फा गिवन है, और उसका परपेंडिकुलर कौन होगा, q इंटू साइन थीटा। अच्छा, अब स्टूडेंट्स को डाउट आएगा कि सर इसका परपेंडिकुलर हम इस तरफ भी तो बना सकते हैं ना, q इंटू साइन थीटा। तो यार एक थोड़ा सा कॉमन रखना है कि जिस तरफ वेक्टर है उसी तरफ कंपोनेंट होंगे। क्लियर? तो ये भी लाइन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगी यहाँ पर कि जो वेक्टर्स हैं वो कंपोनेंट्स हैं वो अलोंग द वेक्टर ही रहते हैं। क्लियर? एंड यहाँ पे और ऐड करते हैं एंड द डायरेक्शन of components is along the vector quadrant। तो जिस तरफ वेक्टर का क्वाड्रेंट है उसी वाली डायरेक्शन पे ही वो रहने वाले हैं। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान देनी है हमें कि इस तरीके से हम p और q को, या कोई भी दो वेक्टर्स हो, उन्हें हम कभी भी रैंडमली रिजॉल्व कर सकते हैं। चले एक इसका और इम्पोर्टेंट रोल देख लेते हैं जो अभी जरूरत नहीं पड़ेगा, आगे हम बात करेंगे कि कहाँ पर ये पॉइंट इसकी जरूरत पड़ेगी। सपोज हमने यहाँ पर वेक्टर दे दिया हुआ है, क्लियर, और ये अल्फा है, तो इसका मतलब हम इसके कंपोनेंट कर सकते हैं। अब इसके कंपोनेंट किस तरफ आएंगे, एक इस डायरेक्शन में आएगा और एक इस डायरेक्शन में आएगा। ये मान लेते हैं कुछ है p, तो ये हो जाएगा p cos अल्फा और ये हो जाएगा p साइन अल्फा। इस तरीके से हम किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं। बट मैं बता रहा था एक स्पेशल पर्टिकुलर केस, क्या हम कहीं रैंडम डायरेक्शन में भी कर सकते हैं। मतलब सपोज आपको कभी ऐसे प्रॉब्लम आ जाए और एक वेक्टर है ये, बट इसका जो एंगल है वो लेट से इस लाइन से दिया हुआ है, इसके साथ अगर गिवन है थीटा, कंफ्यूज नहीं होना है। लेट से एक रैंडम लाइन के अबाउट थीटा दिया है और ये वेक्टर p है। तो याद रखना है आपको कि ये जो रैंडम लाइन थी उसी के अलोंग अब कंपोनेंट होंगे। तो मतलब ये बनेगा cos थीटा और इसका जो परपेंडिकुलर होगा ये बनेगा sin थीटा। तो इसका मतलब अगर p वेक्टर थोड़ा सा किसी से एंगल पे है, अगर हम बात करें कि यार ये वेक्टर जो है किसी एंगल पे है, तो याद रखना है हमें जो कंपोनेंट्स होने वाले हैं वो इसके अलोंग होंगे। तो यहाँ पर आएगा p इंटू कॉस थीटा, क्योंकि थीटा इसी के साथ गिवन है, और इसके परपेंडिकुलर में आएगा p इंटू साइन थीटा। तो ये होता है वेक्टर रेजोल्यूशन टेक्निक। वेक्टर रेजोल्यूशन में क्या करना है, सिर्फ कॉस थीटा और साइन थीटा दो कंपोनेंट लेके आने हैं। फिर से देखते हैं वेक्टर रेजोल्यूशन मतलब क्या है। वेक्टर रेजोल्यूशन है मतलब कॉस थीटा और साइन थीटा में दो आपको कंपोनेंट में डिवाइड करना है, बस। अब कॉस थीटा किसके साथ आता है, जहां से एंगल गिवन होता है। साइन थीटा किसके साथ आता है, उसके परपेंडिकुलर वाले डायरेक्शन में। तो ये हमने यहाँ पर देख लिया इस चीज को, ये हमने यहाँ पर लिख भी दिया है, और यहाँ से हम इस एग्जांपल के थ्रू देख भी सकते हैं कि जिस भी एक्सिस के साथ एंगल गिवन होगा कॉस थीटा उसी में आएगा, साइन थीटा उसके परपेंडिकुलर में आएगा।
कुछ लोगों को प्रॉब्लम है कि लेट्स से सर थीटा ही क्यों बार बार लिख रहे हैं, तो मैंने सेकंड एग्जांपल में अल्फा यूज कर दिया। ये जस्ट एक एंगल का रिप्रेजेंटेशन है। फिर हमने यहाँ पे क्वालिटी क्वेश्चन देखा कि जरूरी नहीं है कि आपको आई कैप जे कैप में लाना है। अगर किसी भी एक्सिस के साथ आपको थीटा गिवन है, आप वहां पर वेक्टर रिजॉल्व कर सकते हो। तो वेक्टर रेजोल्यूशन का हमें ये बात ध्यान देनी है। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि वेक्टर रिजॉल्व में एक्चुअली करना क्या है। थोड़ा सा लेके राइट displacement, write a displacement of 50 meters 60 degree southwest in vector format. ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है। इस जगह पर हमें रेजोल्यूशन का काम आने वाला है। अगर हमें वेक्टर फॉर्मेट में लिखना है, मतलब उसके कंपोनेंट में हमें उसे लिखने का ट्राई करना है, तो तुरंत ट्राई करेंगे। अभी आंसर आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आंसर टेक्स्ट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप लोग सॉल्व करके रखें और हम डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले तुरंत क्वाड्रेंट बना लो और देखो गिवन क्या है। पहले गिवन वेक्टर अच्छे से बनाओ, उसके बाद रिजॉल्व करेंगे। तो पहले गिवन वेक्टर बनाओ, फिर हम उसका रेजोल्यूशन वेक्टर बनाएंगे कि रिजॉल्व कैसे होगा। तो वेक्टर है 60 डिग्री साउथ वेस्ट। मैं W को हाईलाइट करता हूं क्योंकि सेकंड लेटर से ही हम एंगल मेजर करते हैं और किस तरफ जाना है, हमें साउथ की तरफ जाना है। तो अगर हम अपना आंसर देखेंगे तो इट विल बी दिस वन। ये वेक्टर हो जाएगा हमारा, कितना है, इट इज 60 डिग्री साउथ वेस्ट। अच्छा, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 50 मीटर। 60 डिग्री ये है साउथ वेस्ट, मीन्स साउथ ऑफ वेस्ट। तो अब देख लो इसके कंपोनेंट कहाँ कहाँ होंगे। इसका कंपोनेंट होगा एक इधर और एक इधर, क्लियर। तो अब कंपोनेंट लिख देते हैं, ये कंपोनेंट है और ये कंपोनेंट है। सो आई कैन से कि दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। अच्छा, ये वेक्टर कैसे निकालेंगे, अभी अभी हमने देखा है क्या, जहां से एंगल गिवन है वहां पर आएगा cos थीटा। तो इसका मतलब ये कंपोनेंट आएगा 50 इंटू कॉस 60 डिग्री, क्लियर। ये इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे और ये कंपोनेंट आएगा 50 इंटू साइन 60 डिग्री। तो दोनों को सॉल्व करें, 50 इंटू साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। सो आंसर कितना आ जाएगा, 25√3। या और अगर इसे सॉल्व करें तो हो जाएगा 50 इंटू कॉस 60 कितना होता है, 1/2। मैं बता रहा हूँ यार, टेस्ट में बिल्कुल मार्क्स नहीं आएगा अगर आपको साइन थीटा कॉस थीटा ये सब वैल्यू याद नहीं है, सारे क्वाड्रेंट में इनकी वैल्यू निकालना याद नहीं है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना। ये हो गया 25। अब फाइनल वेक्टर हम लिख सकते हैं क्या, वेक्टर अगर हम देखें तो वेक्टर बहुत ही क्लियर हो जाएगा। वेक्टर आराम से लिख सकते हैं। पार्ट क्या था, पार्ट था 50 मीटर 60 डिग्री साउथ वेस्ट, ये लिखना था। तो इसे हम लिख सकते हैं कैसे, देखो दोनों माइनस आई कैप में है, -25 आई कैप -25√3 जे कैप। इस तरीके से हम इस वेक्टर को लिख सकते हैं। तो ये पूरा पार्ट था कि वेक्टर रेजोल्यूशन का काम क्या है और उसे कैसे लिखना है। तो इस तरीके से हम वेक्टर रिजॉल्व करके यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अभी किसी को वेक्टर रेजोल्यूशन में कुछ डाउट है तो बताएं। वेक्टर रेजोल्यूशन में किसी को कुछ डाउट है तो बताएं, अदरवाइज विल डिस्कस वन एग्जांपल बेस्ड ऑन द सेम थ्योरी। ओके, तो चले यार एग्जांपल देख लेते हैं। किसी को कुछ डाउट हो तो अभी बताएं। या सर ओके 50 ओके, सो पॉइंट ये है, पॉइंट यहाँ पर ये है कि हमें जो वेक्टर रिजॉल्व करना है वो किसका रिजॉल्व करना है, हमें 50 मीटर के रिजोल्यूशन ही करने हैं। हमें जो वेक्टर की वैल्यू है वो नहीं भूल जाना है। तो हमने वेक्टर रेजोल्यूशन में बार बार देखा हुआ है, हमने क्या देखा हुआ है कि जो वेक्टर है, सपोज यहाँ पर एफ है, तो ये एफ तो रहेगा ही ना, एफ के ही कंपोनेंट है। सो साइन एंड कॉस आर लाइक कंपोनेंट, साइन एंड कॉस आर कंपोनेंट, एफ तो रखेंगे ही ना, सिर्फ साइन कॉस मत लिख देना, अदरवाइज
फिर वो कंपोनेंट कैसे पता चलेगा कि ये f का है? सो साइन एंड कॉस आर कोफिशिएंट, हमें कंपोनेंट में उस वेक्टर को तो लिखना ही पड़ेगा, तो ये 50 हमें लिखना ही पड़ेगा। साइन और कॉस की वैल्यू हमें याद करनी पड़ेंगी। तो कॉस 60 डिग्री हमें पता था 1/2 हमने रखा, आ गया 25, और साइन पता था √3/2 रखा, 2 कैंसिल आउट हुआ, 25 √3 आ गया। हमें पता है ये डायरेक्शन माइनस आई कैप है और ये डायरेक्शन माइनस जे कैप है, तो हमने ये वेक्टर पूरा लिख दिया। इट इज अ रिजल्टेंट वेक्टर, तो इसलिए हमने दोनों को ऐड करके लिख दिया हुआ है यहाँ पर। किसी को और कोई डाउट? सर वो 50 मीटर साउथ में ही क्यों होता है? 50 मीटर साउथ में ही क्यों होता है? नहीं, ये क्वेश्चन गिवन है ना, क्वेश्चन गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हम अप्रोच कर रहे हैं। क्वेश्चन गिवन है वेस्ट ऑफ साउथ, लिसन, वेस्ट ऑफ साउथ, तो इसलिए हमने ये साउथ के डायरेक्शन में ये वेक्टर ड्रॉ किया हुआ है। ओके, क्वेश्चन में हमसे कहा है वेस्ट ऑफ साउथ, इसलिए हम साउथ की डायरेक्शन में ये वेक्टर ले रहे हैं। अगर ये कहा होता 60 डिग्री NW, तो फ्रॉम वेस्ट टूवर्ड्स द नॉर्थ, तो इसका मतलब तब हम फिगर किस तरफ बनाते, वेस्ट से नॉर्थ की तरफ 60 डिग्री बनाते, तो बदल जाती चीजें। क्लियर? तो ये एंगल लिखना देखना है आपको। चले, तो आई गेस अभी क्लियर होगा। अभी हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। Yes, sir. सब लोग आप मैसेज कर सकते हैं इसका आंसर। लेट्स सी। ओके, नाउ सॉल्व। क्वेश्चन में कंफ्यूजिंग हो सकता है, ये टर्म से कंफ्यूज नहीं होना है, देन गोज स्ट्रेट। ओके, इस टर्म से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, उसका सिंपल मीनिंग वही है जो आप लोग मतलब समझ रहे हैं। ज्यादा टेक्निकल नहीं होना, इट इज सिंपल स्ट्रेट की सपोज someone is moving in this direction, then it will go further straight, means in the same direction. So the thing is, you cannot add 50 मीटर डायरेक्ट। फर्स्ट साइड में 50 मीटर के कंपोनेंट करने हैं, उसके बाद आप सॉल्व करना है। तो मैं सबको हिंट देता हूँ, सबसे पहला काम ये करना है साइड में, सबसे पहला काम करना है नोट्स में आपको ये वेक्टर के तुरंत कंपोनेंट करने हैं। तो पहले ड्रॉ करो ये वेक्टर कहाँ पर है। अगर हम ड्रॉ करें, इट इज 50 मीटर 37 डिग्री नॉर्थ वेस्ट। सो नॉर्थ वेस्ट मीन्स वेस्ट से मेजर करना है और किस तरफ करना है, नॉर्थ की तरफ। मतलब ये थीटा गिवन है, कितना आंसर है 50 मीटर, ये वेक्टर है। तो सबसे पहले इसके कंपोनेंट करो। तो इसके कंपोनेंट अगर हम देखेंगे तो इसके कंपोनेंट आएंगे कुछ ऐसे, इसका एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ, एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ। अब उसके बाद सॉल्व करना है, फाइनल आंसर बताना है कि फाइनल आंसर क्या हो जाएगा। तो ये अगर हम बात करें तो बहुत
क्लियर हो गया। ये हो जाएगा 50 इंटू कॉस 37 डिग्री और ये हो जाएगा 50 इंटू साइन 37 डिग्री। सब लोग वैल्यू फाइंड करें और उसको फाइनल फिर पोजीशन वेक्टर में लिखेंगे, फाइनल पोजीशन वेक्टर लिखेंगे। लिसन, आई एम नॉट आस्किंग फॉर द फाइनल वेक्टर। क्या कर सकते हैं हम? फाइनल वेक्टर मैं पूछ नहीं रहा हूँ, याद रखना है आपको मैग्नीट्यूड बताना है, फाइनल का मैग्नीट्यूड बताना है आपको, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था। बाय द वे आर्या करेक्ट आंसर, शिव प्रसाद इट्स नॉट करेक्ट, रीचेक अगेन। रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आनी नहीं चाहिए, मैंने पहले भी बताई थी, नेगेटिव वैल्यू तो सारी पॉजिटिव हो जाती हैं। सो अनुष्का इट्स नॉट करेक्ट, पूर्वा इट्स नॉट करेक्ट, अश्विन इट्स नॉट करेक्ट। एक बार देख लेते हैं, एक बार सब लोग पहले। ओके नाउ स्टॉप सॉल्विंग everyone stop solving, let's focus on the screen. Okay Yashita, correct answer, let's see. Okay now stop answering, एक बार हम चेक कर लेते हैं पहले फिर देखते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप ये सारे क्वेश्चन फिर से सॉल्व कर सकते हो, बट यार फिर से फोकस करना है। देखें पहला स्टेप क्या आता है यार, जो वेक्टर रिजॉल्व नहीं है, याद रखना है जो वेक्टर रिजॉल्व नहीं है उसके पहले हमें रिजॉल्व करना है। तो पहले मैं जानना चाहता हूँ क्या किसी स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम है कि वेक्टर पहले हमने ड्रॉ किया, ये नॉर्थ वेस्ट क्या है वो हमने ड्रॉ कर दिया, फिर उसके बाद हमने उसके कंपोनेंट कर लिए, जिस भी क्वाड्रेंट में वो है उस क्वाड्रेंट में हमने उसके कंपोनेंट कर लिए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो कंपोनेंट में वैल्यू पता होनी चाहिए यार, बहुत सारे लोगों को इनकी वैल्यूज ही नहीं पता होती हैं। तो मैंने पीछे वाले फिगर में बनाया हुआ था यहाँ पर वैल्यूज के बारे में कि यार ये देखो अगर 37 है तो 3 परपेंडिकुलर होता है, बेस 4 होता है और डायगोनल 5 होता है। तो अगर हम कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यूज की बात करें तो कॉस थीटा में बेस होता है मतलब वो आएगा 4/5, सो 50 इंटू 4/5 मतलब कितना आ जाएगा 40, और ये देखें तो ये हो जाएगा 50 इंटू साइन हो जाएगा 3/5, सो ये हो जाएगा 30। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि ये जो वेक्टर है, देखना इस वेक्टर को हम लिख सकते हैं कैसे। अब देखो ये माइनस आई कैप की तरफ है, सो -40 आई कैप प्लस 30 जे कैप, ये हम लिख सकते हैं इस वेक्टर को। अब हम पूरा स्टेप वाइज स्टार्ट करते हैं, चले प्रोसेस करते हैं। नंबर 1 था 30 मीटर नॉर्थ, तो 30 मीटर नॉर्थ मतलब 30 जे कैप, ये तो एकदम क्लियर हो गया, नॉर्थ मतलब जे कैप, प्लस टर्न्स लेफ्ट फॉर 40 मीटर। तो यहाँ पे सब लोगों से गलती हो रही होगी, मैं बताऊं कि अगर वो नॉर्थ जा रहा है और अगर वो लेफ्ट ले रहा है तो ये नॉर्थ वाले के लिए जो लेफ्ट होता है वो तो वेस्ट की तरफ होता है, मतलब क्या माइनस आई कैप, हम लिख देते हैं एक्चुअली ये है -40 आई कैप, -60। तो ये पॉइंट हो जाएगा -40 आई कैप। ओके देन प्लस के बाद पॉइंट ये इट गोज स्ट्रेट फॉर 20 मोर। तो अगर वो स्ट्रेट जा रहा है और वो वेस्ट की तरफ जा रहा था तो स्ट्रेट जाएगा तो तब भी तो वेस्ट की तरफ ही जाएगा ना, तो इसका मतलब ये भी -20 हो जाएगा क्योंकि ये वेस्ट की तरफ जा रहा है, -20 आई कैप। ओके फिर उसके बाद है 50 मीटर 37 डिग्री, ये तो अब हम इसे 50 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि हम 50 में आई कैप जे कैप क्या लगाएंगे, तो इसीलिए हमने सीखा है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्या इस 50 वाले को हमने रिजॉल्व करके लिख लिया -40 आई कैप प्लस 30 जे कैप, इस तरीके से हमने कर लिया है।
तो अगर हम अपने फाइनल आंसर की बात करें तो फाइनल आंसर हो जाएगा क्या, आई कैप वाले सारे ऐड हो जाएंगे, तो ये आई कैप, ये आई कैप और ये आई कैप, और जे कैप वाले अपने सारे ऐड हो जाएंगे, सो जे कैप वाले ऐड हो जाएंगे। तो अगर हम वैल्यू वाइज देखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 20 40 40 मतलब -100 आई कैप, -100 आई कैप प्लस 60 जे कैप। 30 60 जे कैप। ये हमारा वेक्टर हो गया यार, ये वेक्टर हो गया हमारा फाइनल पोजीशन वेक्टर। अब आपसे बार बार हमने पूछा है कि यार वैल्यू बताओ डिस्टेंस की एग्जैक्ट वैल्यू, तो कुछ लोग क्या करते हैं रूट ऑफ ऐसे -100 का स्क्वायर कर देते हैं। नहीं यार, करना है तो -100 पूरे का स्क्वायर करेंगे ना, और जब भी स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा वो प्लस, इसलिए हम माइनस लिखते ही नहीं है, +60 का स्क्वायर। अगर हम देखें तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कॉमन क्या मिल रहा है, 10 कॉमन मिल जाएगा हमें, तो अंदर बचेगा क्या 10 का स्क्वायर दैट इज 100 प्लस 6 का स्क्वायर दैट इज 36। तो इसका मतलब ये आ जाएगा 10 रूट 136। अच्छा, अगर हम बात करें तो 136 के कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, तो 136 के थोड़े से और कंपोनेंट पड़ेंगे फाइनल आंसर के लिए, तो आर वेक्टर हो जाएगा, और 136 के थोड़े से कंपोनेंट कर लेते हैं। तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से, ये डायरेक्टली 4 से डिवाइड हो जा रहा है तो बहुत ही अच्छा है, 4 से डिवाइड हुआ कितना आएगा, 4 3 12 एंड 4 34, सो ये आ गया 34। अभी 34 है तो वो 17 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 17, अभी ये इससे ज़्यादा ब्रेक नहीं होगा, तो 4 से बाहर आ जाएगा 2 और आंसर आएगा 20 रूट 34। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, इतना मीटर। तो जितने लोगों ने ये आंसर किया हुआ है वो करेक्ट आंसर है, मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ये आंसर किया हुआ है 20 रूट 34, वेरी गुड। बहुत सारे स्टूडेंट ने, आयुष पाटिल, अथर्व और श्रीजीत, आदित्य, ये काफ़ी सारे लोगों ने ये आंसर किया हुआ है, वेरी गुड। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं किया है थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान दें कि कैसे हमें फाइनली फाइंड करना है। नाउ डायरेक्शन पार्ट, डायरेक्शन, अभी डायरेक्शन बाकी है, तो डायरेक्शन हो जाएगा tan अल्फा, याद है क्या करते हैं, b बाई ए, तो b बाई ए, b कितना है tan अल्फा मतलब b बाई ए, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री 60 अपॉन 100। माइनस रखने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि हमें फुल नहीं बताना है, हमें हमेशा एंगल वाइज बताना है। तो ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा 3/5, क्लियर। अब tan अल्फा 3/5, अब ये हमें वैल्यू नहीं पता किसकी है, बट हमें ये वेक्टर ड्रॉ कर लेना चाहिए, माइनस आई कैप और 60 जे कैप है, सो वेक्टर ड्रॉ करें, वेक्टर है माइनस आई कैप और 60 जे कैप। तो इसका मतलब ये जो हम एंगल निकाल रहे हैं अल्फा, ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, वेस्ट ऑफ, सॉरी नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ वेस्ट। तो आंसर हो जाएगा फाइनल, अगर हम बात करें सो फाइनल आंसर होगा हमारा कुछ इस तरीके tan से, inverse 3/5। फाइनल होगा 20 रूट 34 मीटर, tan इनवर्स 3/5, ये एंगल है tan इनवर्स 3/5 नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ये फाइनल वैल्यू होगी। अब एग्जाम में दोनों वैल्यू नहीं पूछते कभी, अगर हम आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि यार सर इतना मतलब कैसे इतनी सारी चीज़ें, तो एग्जाम में आपसे एक ही चीज़ पूछेगा, इधर मैग्नीट्यूड पूछेगा या फिर डायरेक्शन पूछेगा। तो कुछ क्वेश्चन में आपसे मैग्नीट्यूड पूछ सकता है, कुछ क्वेश्चन में आपसे डायरेक्शन भी पूछ सकता है। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये यूज था रेजोल्यूशन का, हमें कैसे वहां पर यूज करना है। किसी को अभी डाउट है रेजोल्यूशन के यूज में तो बता सकता है, किसी को रेजोल्यूशन का जैसे हमने यूज किया हुआ है उससे रिलेटेड कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो। नो सर। ओके गुड, तो चले हम फिर आगे का पार्ट डिस्कस करते हैं। इस पे ही बेस्ड हम थोड़े से और एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, सेम सिनेरियो पे बेस्ड, सेम चीज़ों पे थोड़ा सा बस डिफरेंस क्रिएट करने का ट्राई करते हैं, या लेट से रहने देते हैं। मुझे लगता है ये समझ में आ गया, सेम सिनेरियो बार बार डिस्कस करने का कुछ मतलब नहीं है। आप इस एग्जाम्पल को एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेना तो बेटर रहेगा। अब लेट से हम कुछ फ्री एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। या सोहम, यू हैव एनी डाउट? यस सर। या आस्क। वो 100 कैसे आया? 100 ये हमने ऐड किए ना, ये जितने येलो कलर से हमने दिखाया हुआ है, 40 आई कैप एंड देन दिस वन इज आल्सो आई कैप, और ये भी 40 आई कैप, सो 40 40 80 और 20 100 -100 आ गए।
ओके ओके हाँ यस सर। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। कुछ फ्री एग्जांपल्स देख लेते हैं। लेट्स से एग्जांपल, यही कंपोनेंट वगैरह को ही थोड़ा डिफरेंटली कैसे यूज करना है वो हम यूज कर लेते हैं। फाइंड ओके, सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसमें बेसिक फार्मूला है, मुझे लगता है सबको पता है ऑलरेडी, बट फिर भी मैं लिख देता हूँ। अगर आपको एक्सेलरेशन में दिक्कत है, तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम टेकन। सो एक्सेलरेशन जो डिफाइन है वो डिफाइन है चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम टेकन। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है अगर जरूरत पड़े। सो एक्सेलरेशन वेक्टर कैन बी फाइनल स्पीड v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम। ये याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर लिखना है और फिर काम सॉल्व करना है। और हमें जो आंसर चाहिए, फाइंड द एक्सेलरेशन मींस वैल्यू एंड डायरेक्शन, दोनों चीजें हमें चाहिए। याद रखना है, हमें दोनों चीजें चाहिए। देखिए यार, अप्रोच क्या रहेगी? अप्रोच रहेगी सारी चीजें लिखनी है। इनिशियल लिखना है, इनिशियल जो वेलोसिटी थी वो किधर थी? 10 आई कैप की तरफ थी, ईस्ट की तरफ जा रहा था ना, मतलब 10 आई कैप थी। अब हमें वेलोसिटी फाइनल लिखनी है, v फाइनल। सो वेक्टर चाहिए। फाइनल वेक्टर देखो एंगल बना के दिया हुआ है, तो हमने तुरंत बताया था कि तुरंत ड्रॉ कर लो एंगल किस तरफ है। सो एंगल है, सर मैग्नीट्यूड के साथ बोलना है। हाँ, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के साथ आपको आंसर चैट बॉक्स में करना है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो अगर आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा, ये एंगल हमें गिवन है कितना है? 37 डिग्री, और ये नॉर्थ ऑफ ईस्ट डायरेक्शन है। तो तुरंत इसके कंपोनेंट करेंगे और फाइनल वेक्टर लिख लेंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, कंपोनेंट में 20 तो रहेगा ही रहेगा, इनटू cos 37, और ये हो जाएगा 20 इंटू साइन 37। तो इस तरीके से कंपोनेंट हम कर सकते हैं। अब हमें पता है साइन के, अब यार वैल्यूज याद रखना है बिल्कुल। साइन 37 मतलब 3/5, सो कितना आ जाएगा? 12, और cos 37 होगा 4/5, सो ये आ जाएगा 16।
तो अगर हम यहाँ पे फाइनल वेक्टर लिखना चाहते हैं तो दोनों पॉजिटिव आई कैप में है। सो ये हो जाएगा 16 आई कैप प्लस 12 जे कैप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ये सेगमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसमें कुछ भी डाउट रहे तो पूछ लो यार। वेक्टर का रिजॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही हम सीख रहे हैं। मैंने बताया ये इनफाइनाइटली इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे तो फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है वेक्टर रेजोल्यूशन। चले तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर दिए हुए हैं। शिव प्रसाद, अथर्व, आदित्य, आयुष। चले तो बात करते हैं फाइनल आंसर क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन वेक्टर का। देखिए एक्सेलरेशन हो जाएगा v फाइनल माइनस v इनिशियल। देखो यहाँ पे गलती कर जाते हो यार आप लोग, अपॉन टी गलती नहीं करना है। फाइनल क्या है 16 आई कैप प्लस 12 जे कैप, क्लियर। अब इसमें माइनस करना है क्या 10 आई कैप, डिवाइड बाई टाइम कितना लगा 5 सेकेंड, तो आंसर कितना आ जाएगा। देखो आई कैप से आई कैप माइनस होगा, मैं इनको हाईलाइट करता हूँ, आई कैप से आई कैप ही माइनस होगा, जे कैप नहीं। सो 16 माइनस 10 कितना बचा 6 आई कैप प्लस 10 जे कैप डिवाइड बाई 5, क्लियर। तो याद रखना है कि ये लिखा क्या है, ये लिखा हुआ है 5 दोनों में डिवाइड है, सो 6 बाई 5 सर 12 जे आई कैप। कैप सर 12 12 जे कैप, ओके ओके। सो ये हो गया 12 जे कैप और ये हो गया 12 बाई 5 जे कैप, क्लियर। तो ये हो गया हमारा फाइनल एक्सेलरेशन वेक्टर। बट हमने वेक्टर नहीं पूछा, हमने मैग्नीट्यूड पूछा है। तो मैग्नीट्यूड देखे क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट ऑफ 6 बाई 5 का स्क्वायर प्लस 12 बाई 5 का स्क्वायर। अब मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले तो ये याद रखना है कि बाई 5 दोनों में कॉमन है, तो इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं। 1 बाई 5 स्क्वायर मतलब 1 बाई 5 कॉमन आ जाएगा। फिर है 6 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। अभी दिख रहा है कि 6 भी कॉमन आने वाला है, तो 6 भी कॉमन आ जाएगा। 6 बाई 5 रूट, ये बचेगा 1 मतलब 1 का स्क्वायर प्लस ये बचेगा 12 मतलब 2 कॉमन है, मतलब 6 कॉमन है तो 2 रिमेनिंग आएगा 2 का स्क्वायर। इसका मतलब आ जाएगा 6 बाई 5 और यहाँ पर आ जाएगा रूट ऑफ 1 ओके। हेलो सो इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो क्या हो जाएगा 1 प्लस 5 1 प्लस 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 एंड 5। अभी कई बार क्वेश्चन क्या होता है, ये 5 को सॉल्व कर देते हैं हम, तो हमें पता है नीचे ये जो 5 है कैंसिल आउट होके रूट 5 भी बन सकता है। तो आंसर दो टाइप के दिख सकते हैं, ऑल्दो दिस वन इज करेक्ट 6 रूट 5 बाई 5, दिस वन इज करेक्ट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट याद रखना है। और थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता था, या फिर क्वेश्चन को और अच्छा करने के लिए कि क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है, इस टाइम को हम कुछ इजी सा कर लेते हैं, लेट्स से 3 सेकंड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करते हैं और इस टाइम को 3 सेकंड कर देते हैं, तो जिससे फिर हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी सॉल्व करने में। हमारा जो आंसर आएगा वो थोड़ा सा सिंपलर वे में आप देख सकते हैं। 1 मिनट, 3 करने से फिर पूरा चेंज हो जाएगा। 5 ही रखते हैं, फिर डिवाइड पूरा इरेज करना पड़ेगा, ठीक है प्रॉब्लम नहीं है। जो भी वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग हमें देख लेना है वो डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें आंसर करना है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब दूसरा इंपॉर्टेंट बात है डायरेक्शन। सो डायरेक्शन मतलब आपको चाहिए tan अल्फा। देखिए tan अल्फा, अगर हम इस वेक्टर की बात करें तो ये वेक्टर प्लस आई कैप और प्लस जे कैप में है, मतलब क्या होगा b बाई ए। सो b बाई ए अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 12 बाई 5 अपॉन 6 बाई 5। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी 2। सो सिंपली हम देख सकते हैं वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा tan इनवर्स 2 और डायरेक्शन क्या हो जाएगी नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इस तरीके से हम लिख सकते हैं दोनों के लिए। तो दोनों की वैल्यू सिंपली ऐसे कर सकते हैं सॉल्व। तो एक्सेलरेशन में मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा डाउट होगा, कंपोनेंट कर सकते हैं और आराम से डायरेक्शन बता सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल सेम एक्सेलरेशन पर ही देख लेते हैं। एक्सेलरेशन पर एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें रिजॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होगी, मैं स्ट्रेट एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करें।
ओके, सो इस क्वेश्चन में आपसे लेट्स से वैल्यू नहीं पूछी है, इसमें पूछा है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ। सो इस क्वेश्चन में पूछिए फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग 20 मीटर नॉर्थ एंड टर्न्स टुवर्ड्स वेस्ट विद 20√3। आपको सिर्फ डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन बतानी है, मैग्नीट्यूड नहीं बताना है। लेट्स सी सॉल्व। Okay, do not answer like just east west, don't answer like west north, ऐसा east south ऐसे आंसर नहीं करें। there must be some angle, okay, like tan inverse something or 60 degree or whatever, answer with the angle, don't just answer en। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा बीच में 45 डिग्री। तो unless it is 45 degree, answer the whole thing, don't just answer 60 degree, answer the whole thing, 60 degree like NW, whatever it is, the whole thing answer. So let's see. Not correct answer. Aditya, very good, correct answer. Shiv Prasad, it's not correct. Ashwin, not correct. Karthik, not correct. So don't forget that, focus at, don't just answer so blindly. Arya Kundre, not correct. Anushka, not correct. ये क्वेश्चन देने का पर्पस ही मेरा यही था, आप सब लोग देखें। चले अच्छा एक मिनट, सॉल्व करना बंद करें, इस क्वेश्चन को देने का पर्पस देखें यार, सब लोग देखें। इस क्वेश्चन को देने का मेरा सिर्फ पर्पस था कि जल्दी जल्दी में हमसे बहुत सारी गलतियां होती हैं। हम पोजीशन वेक्टर को अभी आंसर करना बंद करें, सारे लोग यार आंसर करना बिल्कुल बंद करें और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखें। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट देखें। सिर्फ 2-3 लोगों ने ही करेक्ट आंसर दिया है, बहुत लोगों ने इनकरेक्ट आंसर दिया है। प्रॉब्लम ये है कि आप लोग जो है कॉन्सेप्ट में फोकस नहीं कर रहे हैं कि हमने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में क्या डिस्कस किया। हमने एक्सेलरेशन को बोला चेंज इन स्पीड है, ये एक्सेलरेशन जो है वो चेंज इन स्पीड है, मतलब एक्सेलरेशन वेक्टर जो है वो है फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर अपॉन टाइम टेकन। ये आप लोग भूल जाते हो यार, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि ये वेक्टर किस तरफ है। फाइनल वेक्टर हमें देखना है, तो फाइनल वेक्टर किस तरफ है 20√3 और ये वेस्ट की तरफ है, मतलब क्या है माइनस आई कैप है फाइनल स्पीड। देन ये एक माइनस है, इस माइनस को मत भूलो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला माइनस है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने ये माइनस नेग्लेक्ट किया है। सो ये एक हुआ हमारा फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी है नॉर्थ की तरफ, मतलब 20 जे कैप की तरफ है अपॉन टाइम। तो अगर मैं इस वेक्टर को अच्छे से देखूं फाइनली, तो ये मुझे कुछ दिखेगा, ये होगा 20√3 डिवाइड बाय जो भी टाइम होगा, हमें नहीं गिवन है टाइम, आई कैप माइनस 20/t जे कैप। तो आप ये फील करो ना कि यार ये वेक्टर जो है, ये वेक्टर किस डायरेक्शन में है। काफी सारे लोग समझ नहीं पा रहे कि ये वेक्टर किस क्वाड्रेंट में, ये वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। सो आप लोग, बहुत सारे लोगों ने गलत आंसर दिया है, ये वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में है, मतलब वेस्ट और साउथ की बातें चल रही हैं। तो देखो यार कंफ्यूज नहीं होना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों ने ये माइनस नेग्लेक्ट कर दिया है, आपने जबकि हमें एक्सेलरेशन क्या है चेंज की तरह डिस्कस करना है। क्लियर। सो एक्सेलरेशन वेक्टर क्या है, एक टाइप का चेंज वेक्टर है, हमें उसके अकॉर्डिंग इसे डिस्कस करना है। तो जो एंगल होगा वो कहाँ से एंगल होगा, एंगल होगा इस बार यहाँ से, अल्फा होगा वेस्ट से। तो अगर हम सॉल्व करें tan अल्फा, तो वो हो जाएगा b/a, मतलब j की वैल्यू अपॉन a की वैल्यू। j की वैल्यू कितनी है 20/t और a की वैल्यू कितनी है 20√3/t। तो tt कैंसिल, 20 कैंसिल, आ जाएगा 1/√3। 1/√3 आई कैन राइट tan 30 डिग्री। तो ये बहुत ही क्लियर है, यहाँ से जो अल्फा हो जाएगा वो हो जाएगा 30 डिग्री। किस डायरेक्शन में है, साउथ के डायरेक्शन में, बट कहाँ से मेजर किया, वेस्ट से। सो द करेक्ट आंसर वाज 30 डिग्री SW, साउथ ऑफ वेस्ट।
तो इस तरीके से आप थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान देना है। मुझे समझ में आया है कि आपने ये माइनस इग्नोर किया, तो ऐसा नहीं करना है। इस क्वेश्चन का पर्पस ही यही था कि आप थोड़ा सा ये चीज़ें ध्यान दें, ऐसी सिली मिस्टेक्स नहीं करें कि आपसे चेंज पूछा गया है या एडिशन पूछा गया है। क्लियर? यहाँ पे हमने नेगेटिव वेक्टर टाइप का सॉल्व किया, चेंज सॉल्व किया है, और कई जगह पे फिजिक्स में हमें ऐड करना होता है। जैसे हमने पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट बताई, ऐड करना है, एक्सेलरेशन और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं विच आर इक्विवेलेंट टू चेंज इन दिस। तो उस केस में थोड़ा सा इनको ध्यान देना है। इसमें किसी का कुछ डाउट हो तो बताएं इस पर्टिकुलर नो क्वेश्चन सर। डाउट? नो सर. ओके देन, गुड बाय एवरीवन। Okay sir, have a nice day. Bye. शीट में पोस्ट कर दूंगा। शीट शीट एंड डिटेल्स में Yes, sir. post कर दूंगा at 1 o'clock. ओके, गुड बाय एवरीवन, गुड बाय। Yes, sir. Bye, sir. Bye sir. Bye. Bye sir.